हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज शैलेंद्र पांडे फ्रॉम एम्बिशन क्लासेस, योर फिजिक्स मेंटर। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या फिर चार्ज्ड नॉन कंडक्टर। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर स्टूडियो, ये देखिए यहां पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इस टाइप के डेरिवेशंस पर मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। इस टाइप के डेरिवेशंस के लिए गॉस लॉ अप्लाई करना सबसे इजीएस्ट प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन के मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं बट वो थोड़ा टफ पड़ता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई गॉस लॉ हियर। तो ध्यान से देखिए इस डेरिवेशन में हमने क्या किया है। ये देखिए येलो कलर का ये एक शेडेड आपको सिलेंडर दिख रहा होगा। इस सिलेंडर चार्ज्ड सिलेंडर है ये, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। इसके आसपास यहां कहीं पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हम लोगों को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। भाई गॉस लॉ अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। वो गॉसियन सरफेस आप देखिए क्या है, वो एक डॉटेड पिंक कलर का आपको एक सिलेंडर दिख रहा होगा जिसकी लेंथ ओरिजिनल येलो कलर वाले सिलेंडर के लेंथ के ही इक्वल मैंने बनाया है, दैट इज एल लेंथ। ठीक है, एल लेंथ का हम लोगों ने एक सिलेंडर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया जो कि गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, गॉसियन सरफेस हमेशा जो हम लोग बनाते हैं बच्चों, वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि सारा चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो उस तरीके से हमने देखिए गॉसियन सरफेस बना दिया है। और इस सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा है उसको ध्यान से देखिए। वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये देखिए आपको मैंने यहां राइट साइड में मैंने लिख करके दिखाया भी है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा बेटा। ठीक, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर जो सिलेंडर ओरिजिनल सिलेंडर था उसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। ठीक, अब देखिए गॉस लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यही गॉस लॉ हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और गॉस लॉ के बेसिस पर आप चेक करिए हमको क्या मिल रहा है एज अ रिजल्ट। वी हैव इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जो E है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीए, डीए का इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो आपने गॉसियन सरफेस बनाई है उस सरफेस का पूरा एरिया। अब आप ध्यान से सोचिए यहाँ पे सरफेस का जो एरिया होगा, अगर आपने गॉसियन सरफेस ये बना रखा है, ठीक, तो इसका जो एरिया होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और किसी भी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों निकालना बहुत इजी है। वी कैन सिंपली फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर एल। बहुत ध्यान से देखिएगा, रेडियस किसका लिया है मैंने, गॉसियन सरफेस का रेडियस लिया है ना। तो 2 पाई आर एल दैट विल बी इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज। तो आप सोचो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो है, क्या वो चार्ज बेटा सिर्फ इस येलो कलर वाले सिलेंडर में है। भाई गॉसियन सरफेस तो एक इमेजिनरी पार्ट था ना, जो आपको पिंक कलर का सिलेंडर दिख रहा है ये तो इमेजिनरी है, ये तो गॉसियन सरफेस है। ये देखो मैंने लिखा भी है, ये कौन सा सिलेंडर है आपका, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, है ना। तो चार्ज तो सिर्फ येलो वाले सिलेंडर में होगा। तो येलो वाले सिलेंडर में चार्ज कितना है, दैट इज रो इनटू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एल सिलेंडर का होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P की है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिए क्या है, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
मतलब अगर आप इस सिलेंडर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार डिक्रीज होगी, और होना भी चाहिए था। ये तो सिस्टम होता ही है कि अगर हम लोग चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब अगर यही पॉइंट P बाहर ना होकर के अंदर होता तब आप क्या करते? तब भाई यही गॉसियन सरफेस आप चेक करो, पिंक कलर की गॉसियन सरफेस अंदर हम बना देते। एवरीथिंग इज सेम, पूरा डायग्राम चेक करिए, रेडियस कैपिटल आर पहले भी थी अभी भी है, ठीक। गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर पहले भी थी अभी भी है, बस गॉसियन सरफेस पहले बाहर था क्योंकि पॉइंट बाहर था, इस बार वही गॉसियन सरफेस अंदर है क्योंकि पॉइंट P अंदर है। तो ये पॉइंट हमने अंदर यहां पर बनाया, उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस बेटा बना दिया है, और इस गॉसियन सरफेस के लिए अगेन वी हैव अप्लाइड गॉस लॉ। तो ध्यान से देखिए, गॉस लॉ के थ्रू हमको क्या मिल रहा है, E इंटू एरिया 2πRL इज इक्वल टू इस बार Q इन, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है इस बार तो वो सिर्फ इसी येलो वाले पोर्शन में है। बात आप समझ पा रहे हैं? अगर गॉसियन सरफेस अंदर है तो चार्ज भी तो सिर्फ अंदर वाला ही होगा भाई। तो हमने क्या लिखा, रो इंटू अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिल गई? दैट इज रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके क्या मिल रहा है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या मतलब है? इनसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिलेंडर के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के साथ बढ़ रही है, और सिलेंडर के बाहर ये कहाँ की है, ये आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कहाँ की है, बाहर की है। ठीक, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार डिक्रीज हो रही है। तो अगर इसका ग्राफ आपको बनाने को कभी मान लो बोल दिया जाए कि आप डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाइए, तो एक पॉइंट ये है जो जहां पर जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होगा, या आप बोलो कि ये पॉइंट कहाँ का है, ये सरफेस का पॉइंट है। तो जब तक आप जीरो रेडियस पर है, मतलब आप सेंटर पर हैं, या बोला जाए आप इस पॉइंट पर हैं, यहां पर आप हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। कब तक? जब तक आप सरफेस पर नहीं पहुंच जाते हैं। सरफेस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, एंड देन इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। यहां पर E प्रोपोर्शनल टू R है, जबकि यहां पर E प्रोपोर्शनल टू 1/R है, सो इट विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। जब भी हम लोग इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं बेटा, इस ग्राफ को कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं कराते हैं। ठीक है ना, ऐसे आप नीचे लाओगे बट एक्स एक्सिस से कभी टच नहीं कराओगे। रीजन क्या है कि जब R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये स्मॉल r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। खुद सोचो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इसको टच कराना है तो इनफाइनाइट पर टच कराओगे, और इनफाइनाइट तो किसी को पता ही नहीं है कहां पर होता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग इसको डिक्रीज कराते हैं लेकिन एक्स एक्सिस पर मिलाते नहीं है, तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, आइए अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेईई मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दिया गया, ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज अ यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इट हैज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस R/2 with its center on the axis of cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electric field at point P, which is at distance 2r from the axis of cylinder, is given by 23 rho r upon 16 k epsilon naught. You have to find out the value of k. क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की रेडियस बेटा कैपिटल R है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। आपसे स्टार्टिंग में ही बोला गया है इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। तो कहने का मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ का ये एक सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल R है। इसके सेंटर पर यहां कहीं पर एक R/2 रेडियस का स्फीयर
काट करके रिमूव कर दिया गया है, दैट हैज बीन रिमूव्ड। तो अगर आपने इसके अंदर से यहां से एक स्फीयर काट कर रिमूव कर दिया तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो कि 2r डिस्टेंस पर है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि एक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, सिलेंडर के सेंटर पर एक r/2 रेडियस का स्फीयर काटकर हटा दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि अब आप पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर आप इसमें वैसा कोई दिमाग लगाएंगे तो शायद आप बहुत उलझे रह जाएंगे, लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन में बहुत हल्का सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? आप अगर ऐसा अज्यूम कर लो कि इस कैविटी पर जहां पर आपने स्फीयर काट कर निकाला है बेटा, जो ओरिजिनल सिलेंडर है जो क्वेश्चन में गिवन है वो सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज का था, मान लो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो गिवन है आपको, है ना। अगर आपने उसमें से एक स्फीयर काट कर हटाया है तो बेटा सोचो जो खाली जगह है, जो कैविटी है, उस कैविटी में जीरो चार्ज होगा। भाई काट कर जब हटा दिया तो वहां पे तो खाली जगह है ना, तो वहां पर जीरो चार्ज होगा। और अगर वहां पर जीरो चार्ज है तो क्या हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि वहां पर एक पॉजिटिव स्फीयर है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसी सेम जगह पर एक निगेटिव चार्ज का भी स्फीयर है? बोलो यार, ऐसा माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है? सोचो, मैंने यहां बगल में आपको एक डायग्राम ये बनाकर दिखाया। मैंने क्या माना कि उसी कैविटी में एक ये स्फीयर पड़ा हुआ है जिसकी रेडियस कुछ होगी r/2, ठीक, चार्ज उस पर +q है, और उसी कैविटी में एक और स्फीयर भी है सेम रेडियस r/2 का, लेकिन चार्ज इस बार कितना है? -q है। तो +q का स्फीयर -q का स्फीयर अगर दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड करेगा तो क्या वहां पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा बेटा? बताइए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? अगर आप यहां पर पॉजिटिव रेडियस वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला ये वाला जो स्फीयर अगर आप यहां पे सेट कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहां पड़ा हुआ है, तो आप जरा सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर यहां पर पहुंच गया तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये पूरा सिलेंडर कंप्लीट हो गया हमारा, और पूरे कंप्लीट इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर की वजह से पॉइंट P पर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। आपने ये देखिए आज की ही क्लास में ये पढ़ रखा है ऊपर, ρr²/2ε0r। सही है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए, सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली E1। चेक करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी निकाली मैंने? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। क्यों? क्योंकि अगर ये सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज का है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट किया हुआ है, ठीक। उस E1 का मैग्नीट्यूड देखिए, ρr²/2ε0r, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो ρr² रेडियस r ही है, 2ε0 स्मॉल r, स्मॉल r का मतलब क्या था? पॉइंट P की डिस्टेंस जो कि कितनी है? 2r, तो मैंने 2r रख दिया, r से r कैंसिल हुआ और ये वैल्यू कितनी मिल गई? ρr/4ε0। कितनी वैल्यू मिल गई? ρr/4ε0। क्लियर एकदम? मतलब सिलेंडर वाला जो काम था वो अब खत्म हो गया है। अब सिर्फ बचा क्या है कि वो जो एक निगेटिव वाला स्फीयर आपने माना, मतलब सिलेंडर तो अब पिक्चर से खत्म हो चुका है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल चुका हूं। अब सिर्फ वहां पर क्या बचा है? एक निगेटिव चार्ज वाला स्फीयर। बात आप समझ पा रहे हैं? निगेटिव चार्ज वाला स्फीयर, और उस निगेटिव चार्ज वाले स्फीयर की वजह से अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, तो वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था? जस्ट प्रीवियस क्लास में मैंने वहां आपको बताया था कि अगर कोई नॉन कंडक्टर है जिसमें पूरे में अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है स्फीयर, तो उसकी वजह से कोई आउटसाइड का पॉइंट अगर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सब हम लोग डिराइव कर चुके हैं, है ना। तो देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या डिराइव किया था? दैट वाज ρr³/3ε0r²। ये हम लोगों ने वहां डिराइव किया था। तो अब आप ध्यान से देखिए, ρ×r³, ये r क्या था? दैट वाज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आप जरा सोचो, जो स्फीयर आपने यहां कंसीडर किया है उस स्फीयर का रेडियस बच्चों कितना है? r/2। सो इट इज r/2 का क्यूब। ε0 3, ये सब था ही फॉर्मूले में। r², ये r² क्या था? इट वाज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2r, तो 2r का स्क्वायर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा आपको ρr/96ε0। कितना मिलेगा? 96ε0। क्लियर? और क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पिंक कलर से मैंने दिखाई है E2 लेफ्ट साइड में, एक E1 है राइट साइड में और एक E2 है लेफ्ट साइड में, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी होगी, E1 माइनस E2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ये वैल्यू आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी आ गई 23 रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। इसी वैल्यू को यहां पर आप ले जाके कंपेयर करिए जो क्वेश्चन में गिवन था, जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। देखो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसमें इतना टाइम दे रहा हूं, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मुझे करना होता जेईई मेंस के पेपर में, ठीक, या जेईई एडवांस के या नीट के पेपर में, तो मुझे हार्डली इसको करने में 2 मिनट लगते। बात समझ रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट अगर बेटा क्लियर होता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ करा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ फुल ऑन प्रैक्टिस करिए, इस टाइम को बहुत प्रीशियसली आप यूज करिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत आपको नहीं है गाइस, ठीक है। आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट आपको मैं रिवाइज कराता हूँ जो मैंने आपको पहले कभी पढ़ाया था। वो कॉन्सेप्ट ये था, मैंने आपको कहा था पिछली क्लासेस में 2-3 क्लास पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इसकी वजह से मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉल्व होकर के बच्चों कितनी आई थी, दैट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उस शीट की वजह से उसके आसपास अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक, आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं फिर से इन अवर न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसके लिए हम लोग हेडिंग लिखने चल रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख रहा हूं हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर मैंने मान लिया। इस कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है बेटा, इसको आप जो भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस में चला जाएगा। सो लेट अस कंसीडर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर आ गया, लेफ्ट साइड में भी आ गया और राइट साइड में भी आ गया, इस तरीके से, ठीक। लेट अस कंसीडर ये इसका फर्स्ट सरफेस है और लेफ्ट वाला इसका सेकंड सरफेस है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो इधर की तरफ भी सिग्मा है और इधर की तरफ भी सिग्मा है। क्लियर? अब अगर कोई पॉइंट P मैं यहां पर कंसीडर करूं आउटसाइड द कंडक्टर, वहां पर अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप जरा सोचिए, ये जो कंडक्टर है, क्या ये 2 शीट्स जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई थी, क्या ये 2 शीट्स का कॉम्बिनेशन है बेटा? ध्यान से सोचिएगा, अगर 2 शीट्स को ऐसे रख दिया जाए, एक ये है एक ये वाली है, 2 शीट्स को ऐसे रख दिया जाए, ठीक, और दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, तो क्या ये सिस्टम वैसा ही हो जाएगा? बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो इस पॉजिटिव शीट की वजह से अगर मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज E1 वेक्टर, और इस E1 की वैल्यू अभी मैंने आपको दिखाई थी, कितनी मैंने डिराइव कराया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो दूसरा वाला जो शीट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगी, दैट विल बी E2 वेक्टर, तो उसकी वैल्यू भी अपने को पता है कितनी हो जाएगी, दैट इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं राइट साइड में दोनों फील्ड्स क्यों दिखा रहा हूं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों शीट्स पर पॉजिटिव चार्ज है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा अवे अवे ही होगी, पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर कितनी हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज E1 प्लस E2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। सो इट विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ऑन एडिंग दीज टू इट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट P जो कि आउटसाइड पॉइंट है, वहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर एकदम। वैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा चुका हूं, किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? कोई डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मैसेज मी, ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट। ओके गाइज, आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। क्या है वो? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। कोई भी जो बेटा चार्ज्ड कंडक्टर होता है ना, वो कंडक्टर की सरफेस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, ऑलवेज लगता है। ठीक, इस वजह से वो अपने आप को एक प्रेशर में फील करता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ऐसा रैंडम सा कोई एक कंडक्टर बनाया, और अगर मैं इसको कोई भी एक चार्ज दे रहा हूं तो वो चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो चार्ज इसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके से बट गया मान लीजिए। ठीक, इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पर। अब अगर इसकी सरफेस पर हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, जैसे ये मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पार्ट यहां पर कंसीडर किया, इस छोटे से पार्ट का जो एरिया है दैट एरिया इज dA, और मैं यहां पर दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं। एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड यहां कहीं पर है, इट इज लेट अस सपोज इट इज पॉइंट P, और एक पॉइंट जस्ट इनसाइड द कंडक्टर है जिसका नाम मान लीजिए है Q। तो एक पॉइंट मैंने बाहर माना, एक पॉइंट मैंने अंदर माना। ठीक है, आप सबको पता है कि इस कंडक्टर की वजह से अगर मैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कितनी होगी? अभी जस्ट आपने पढ़ा है इसके पहले कि किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है गाइस? तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Clear? It means here we know that electric field at point P is equal to sigma upon epsilon naught, क्योंकि वो बाहर का पॉइंट है। ठीक है, दूसरी चीज अपने को ये भी पता है कि अगर Q पॉइंट पर देखें तो Q पॉइंट कंडक्टर के अंदर है बेटा, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? वो 0 है। सो दैट इज ऑल्सो ओके। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अपने को पता है। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इस कंडक्टर के अभी बेटा दो पार्ट हो गए। सबसे पहला पार्ट इस कंडक्टर का क्या है? वो है ये शेडेड वाला पोर्शन, ये जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूं, जिसका एरिया कितना है? जिसका एरिया dA है। एक ये छोटा सा पोर्शन है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, और दूसरा जो है वो पूरा का पूरा ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंडक्टर है। अगर आपसे कोई पूछे इस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है तो बताओ भाई। अगर पूरा पॉजिटिव है तो एलिमेंट पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा ऑब्वियस है, और रिमेनिंग पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब सरफेस पर ये जो एलिमेंट dA है इसका चार्ज और रिमेनिंग सरफेस का चार्ज बेटा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्जेस भी तो एक दूसरे को रिपेल करते होंगे। मतलब किसी भी कंडक्टर के ऊपर सरफेस का जो एक चार्ज है उसको उसके बगल वाला पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपेल कर रहा होगा। उस रिपल्शन की वजह से यहां दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने को मिलती हैं। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एलिमेंट की वजह से, ये जो छोटा सा एलिमेंट dA है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आप देखेंगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज E1 वेक्टर
सही है। रिमेनिंग जो पार्ट बचा कंडक्टर की सरफेस का वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। समझ में आ रही है आपको बात? छोटा एलिमेंट जो था उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर किया, और जो रिमेनिंग था उसने भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। दूसरा जो पार्ट है, अगर मैं देखूं Q पॉइंट पर अगर मैं कंसीडर करूं, तो ध्यान से सोचिए, जो ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट पॉजिटिव है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर करेगा। तो Q पॉइंट पर एलिमेंट तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज E1 वेक्टर। सही है। जबकि रिमेनिंग जो पोर्शन है वो पॉजिटिव है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर क्रिएट करेगा, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट किया E2। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। हमने 2 पॉइंट्स लिए, P और Q, ठीक है। अब ध्यान से आप यहां पर देखिए, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं उनका सम अगर मैं लिखूं तो दैट इज E1 प्लस E2, जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया? इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से मिला अपने को, ठीक। बट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर E1 माइनस E2 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दैट इज 0। इट मीन्स व्हाट? E1 इज इक्वल टू E2, है ना। E1 जो है हमारा वो E2 के बराबर है यहां पर। लेट अस कंसीडर दिस इज एज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो E1 E2 के बराबर हमको मिल गया, इस रिजल्ट का यूज अगर मैं इक्वेशन 3 में कर दूं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन सी दैट E1 E2 के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब E1 की वैल्यू क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, E1 जो था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल गई हमको, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी है भाई, E1 E2 बराबर हैं, तो चाहे E1 कहिए चाहे इसी को आप इक्वल टू E2 लिख दीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया। देखो यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। उस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे ये बोला था कि अगर कोई कंडक्टर है, याद करिएगा, जो लोग मेरी पूरी क्लास देख रहे हैं उनको जरूर ये बात याद आएगा। जैसे ये अगर एक कंडक्टर है, ठीक, पूरे कंडक्टर की वजह से यहां कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितनी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी कंडक्टर में मैं यहां पर एक कट कर दूं, इतना सा सिर्फ कट कर दूं, ये देखिए इतना मैंने पार्ट ओपन कर दिया, तो अब ये एक शीट की तरह बिहेव करना शुरू करता है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी हो जाती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात आप लोगों को याद आ रही है? दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एक होल कर दिया तो, मतलब कंडक्टर की सरफेस में जब होल हो जाता है तो दैट सरफेस बिहेव्स लाइक अ शीट, चार्ज्ड शीट की तरह बिहेव करेगा वो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, आज मैंने वही कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रूफ कर दिया है। अभी फिलहाल अपने को बस ये पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ठीक है, और E2 की वैल्यू भी वही है, E1 की वैल्यू भी वही है। अब आप जरा सोचिए, जो एलिमेंट है भाई, क्योंकि उस एलिमेंट पर एक फील्ड लगी हुई है जिस फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट, इस एलिमेंट को ध्यान से अगर देखें तो इस एलिमेंट पर जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी E2, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मल्टीप्लाइड बाई इसका चार्ज, ठीक, जिसको मैं dq लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसको मैं df लिख दे रहा हूं, क्योंकि भाई छोटा सा एलिमेंट है तो फोर्स भी छोटा सा होगा। सो df विल बी इक्वल टू E2 इंटू E2 मल्टीप्लाइड बाई dq, dq मतलब एलिमेंट का चार्ज। एलिमेंट का चार्ज बेटा कितना होगा? दैट विल बी सिग्मा इंटू
dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा इंटू dA, दैट विल बी इक्वल टू dF। तो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट पर प्रेशर निकालना चाहता हूं, जो कि मेरी हेडिंग थी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो आप खुद चेक करिए, dF अपॉन dA मैं निकालूं तो क्या यही प्रेशर होगा बेटा, और वो प्रेशर आपका किसके बराबर आ गया है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं कंडक्टर के सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लूं तो उस एरिया पर ये फोर्स लगातार लगता रहता है, किसकी वजह से, ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, और इस फोर्स की वजह से ये एक प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यही हमको यहाँ पे डिराइव करना था। सो आई होप आप लोग इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दिस इज होल कॉन्सेप्ट हियर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख दूं, तो मैंने ऊपर देखो लिखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट P पर, वो E1 प्लस E2 के बराबर है। ठीक, E1 प्लस E2 के बराबर है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान से देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 प्लस E2 के बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप सिग्मा की वैल्यू लिख दें एप्सिलॉन नॉट इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी सेम चीज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं, dF अपॉन dA, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट विल बिकम 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअली हो सकता है आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश आपके सामने की है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। आइए अगला, इस चैप्टर की, वैसे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो आपके लिए IIT मेंस, एडवांस और नीट के पेपर में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा ताकि आप उन चीज़ों को भी समझ पाएँ। तो आप ध्यान से देखिए, मैं एक आपको स्पेशल केस यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ ऐसा नोट बना करके आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम। एक ये बड़ा सा कंडक्टर है, इसके अंदर ये एक कंडक्टर है, उसके भी अंदर ये एक कंडक्टर है, 3 कंडक्टर्स हैं। ठीक, लेट अस सपोज पहले कंडक्टर का नाम है A, बाहर वाले का नाम है B और सबसे बाहर वाले का नाम है C। अंदर वाला जो कंडक्टर है उस पर चार्ज है QA, इस वाले पर चार्ज है QB और सबसे बाहर वाले पर चार्ज है QC। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A, दैट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए पोटेंशियल एट A कितना होगा, तो बेटा ध्यान से समझिए, पोटेंशियल अगर आपको निकालना है A पर, तो वैसे तो आप सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 होती है बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो यू कैन राइट पोटेंशियल टू बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जो ए वाला कंडक्टर है बेटा वो बी और सी के भी अंदर है, तो ए की वजह से पोटेंशियल तो होगा ही होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा। बात आप समझ रहे हैं? इसलिए ए का पोटेंशियल ए की वजह से कितना है, क्यू ए बाई आर ए। आर ए क्या है, उसकी रेडियस है, प्लस ऐसे दूसरे की वजह से आप देखेंगे तो क्यू बी अपॉन आर बी। सी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इट विल बी क्यू सी अपॉन आर सी। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर इनमें से कोई भी चार्ज, मान लो क्यू बी निगेटिव होता, अगर ये निगेटिव होता तो हम भी यहाँ फॉर्मूले में निगेटिव ले लेते, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिंपली वी कैन सॉल्व इट। समझ आ गया आपको? अगर आपसे पूछा जाए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो आप सोचिए बेटा बी वाले कंडक्टर के अंदर पूरा का पूरा ए वाला कंडक्टर है। समझ में आ रहा है? अगर बी के अंदर पूरा ए वाला कंडक्टर है तो आप सोचो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। तो अगर कोई बी वाले कंडक्टर पर आपसे नेट चार्ज पूछेगा तो वो चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी क्यू ए प्लस क्यू बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूंगा तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी वाले पर ध्यान से देखिएगा कितना चार्ज है, क्यू बी प्लस क्यू ए डिवाइडेड बाई आर बी प्लस क्यू सी अपॉन आर सी। इज इट क्लियर? क्योंकि बी वाले के अंदर ए वाला स्फीयर था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं सी वाले पर आपसे पूछूं तो यार सी के अंदर तो ए भी है बी भी है, तो सी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर। सो पोटेंशियल एट सी, सी पर पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट विल बी क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी होल डिवाइडेड बाई आर सी। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पहले कभी आईआईटी में आ चुके हैं, इसलिए आगे भी इसको घुमा फिरा करके आपसे किसी दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो एटलीस्ट आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दीज आर सम क्लू पॉइंट्स जो आगे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में हो सकता है हेल्प कर दें। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ये तीनों क्या था, दीज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं। These are concentric spherical shells, और उन स्फेरिकल शेल्स पर अपने को पोटेंशियल बताना था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी तरीके से एक अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो इसी का और डिटेल एनालिसिस है। क्या डिटेल एनालिसिस है, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं चार्जेस अपीयरिंग on different surfaces of concentric spherical shells. Charges appearing on different surfaces of concentric spherical shells। ठीक है, चार्जेस अगर हमको जानने हो कि भाई क्या क्या चार्जेस होंगे, तो अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मिनट,
एक मिनट गाइस। मैं वही डायग्राम यहाँ पर फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, ये आ गया। ठीक, आइए, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया भाई कि तीनों पर अलग अलग कंसेंट्रिक शेल्स हैं, तीनों पर चार्जेस आपको पता हैं। ठीक है, इसको मैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। कंडीशन ये है कि जो बीच वाला ये शेल है इसको मैंने अर्थ कर दिया। ठीक, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ इन शेल्स के लिए। इसको मैंने अर्थ कर दिया है। ठीक है, जो ए वाला था उस पर चार्ज दिया मैंने Q1, और जो लास्ट वाला है इसको चार्ज दिया मैंने Q2। इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल a, सेकंड जो रेडियस है वो स्मॉल b है, और बड़े वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल c है। तो ये सेंटर है और इस तरीके से इसकी रेडियसेस हैं। ठीक है, आपने तीनों को चार्ज दिया है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब आप इस शेल के हर एक सरफेस पर चार्ज बताइए, तो आप कैसे चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। इस पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा। लेट अस कंसीडर इस वाली सरफेस पर, देखो ए वाले स्फीयर की इस सरफेस पर चार्ज तो Q1 है ही है, ये अपने को Q1 पता है। ठीक है, बी वाले के इनर पार्ट पर मैं चार्ज मान ले रहा हूँ Q3, आउटर पे मैं चार्ज मान ले रहा हूँ Q4, इसके इनर पे मैं चार्ज मान ले रहा हूँ Q5, और क्योंकि आपने इस पर सी वाले पर नेट चार्ज आपने Q2 माना था, तो इसके आउटर सरफेस पर भी मैं चार्ज मान ले रहा हूँ Q6। क्या क्या मैंने कंसीडर किया, ध्यान से समझिए। Q1 आपने ए को दिया था, ए को आप जो भी चार्ज देंगे उसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा, तो अपने को पता है। Q2 जो चार्ज था वो सी का चार्ज था, और सी की जो आप देखेंगे तो इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों पर चार्जेस हो सकते हैं, क्योंकि आपने बीच में अर्थिंग कर रखी है बी की। तो इस तरीके से मैंने Q3, Q4, Q5, Q6 इस तरीके से ये मैंने कंसीडर कर लिए हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ पर चार्जेस इन सभी की वैल्यूज निकालनी है तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ए के लिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो चार्ज Q1 कम्स एट आउटर सरफेस ऑफ ए एज ए इज अ कंडक्टिंग शेल। जो ए है हमारा वो कैसा है, वो हमारा कंडक्टिंग शेल है। ए इज कंडक्टिंग शेल, तो ए का जो भी चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा ए की। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं चार्ज Q1 comes at outer surface of A। ए की आउटर सरफेस पर वो पूरा का पूरा Q1 चार्ज आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर यही सेम कॉन्सेप्ट मैं बी के लिए अप्लाई करूं, ठीक है, बी के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो वहां पर भी मैं यही बात कह सकता हूं कि अगर एक गॉसियन सरफेस, ध्यान से समझिएगा, अगर एक गॉसियन सरफेस मैं बी के जस्ट बाहर यहां पर अगर ड्रॉ करूं, तो क्योंकि ये कंडक्टर में है गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब बेटा क्या है, Q1 प्लस Q3 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर।
बहुत ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं मैं क्या सोच रहा हूं, क्या सोच के लिख रहा हूं। मैंने एक गॉसियन सरफेस ऐसी यहां पे कंसीडर किया, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। बी वाले शेल के जस्ट बाहर मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। ये क्या है? इट इज गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द शेल बी। ठीक, क्योंकि ये बी वाले के आउटसाइड में आप देखोगे तो वो सी के अंदर आ जाएगा, और सी के अंदर आने का मतलब कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मैं लिख रहा हूं इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो है। तो आप सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, सो दैट मीन्स क्यू इन जीरो है, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? जीरो है। बट इसके अंदर नेट चार्ज तो Q1 प्लस Q3 है, इट मीन्स व्हाट? Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि जो Q3 होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q1। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब जो Q3 चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ Q1। सिमिलरली अगर मैं यही चीज C के बाहर अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक, C के बाहर अगर मैं यही सेम सरफेस गॉसियन सरफेस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इन सभी का सम भी बेटा जीरो होगा। Q1 प्लस Q3 तो पहले से जीरो था तो कैंसिल हो गया। पता क्या चला कि जो Q5 है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q4। तो वो भी चार्जेस कैसे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो दिस चार्ज इज ऑल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर? Q5 जो है वो Q4 के नेगेटिव के इक्वल हो गया। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है उस कंडीशन की बात समझिए। थर्ड कंडीशन ये है कि जो आखिरी वाला आउटर मोस्ट जो C वाला जो शेल था, उस C वाले शेल पर जो भी चार्जेस हैं Q5 प्लस Q6 वो सीधे सीधे Q2 के इक्वल है, क्योंकि वहां पर तो चार्ज जो है हमारा कंजर्व्ड है, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी होना चाहिए। ये बात भी आई थिंक आपको समझ आ रही होगी भाई। Q5 प्लस Q6 किसके इक्वल हो गया? हमारा Q2 के इक्वल हो गया। ठीक, और आखिरी कंडीशन हमारे पास यहां पर ये है, ध्यान से देखिए, लास्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि बी वाला जो शेल है, क्योंकि आपने उसकी अर्थिंग किया है, तो जिसकी भी बेटा मैं अर्थिंग करता हूं उसको अर्थ से जोड़ने का मतलब यही होता है कि उसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो हो गया। तो बी वाला जो शेल है क्योंकि अर्थिंग किया गया है तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो हो गया। और पोटेंशियल की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से अगर आप देखें तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 ये सब चार्ज B के अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्लस Q5 प्लस Q6 डिवाइडेड बाई रेडियस C दैट विल बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो अब आप ये बात समझ जाइएगा, जिस भी शेल को मैं अर्थ कर रहा हूं उसका पोटेंशियल जीरो होगा। और इस तरीके का जब कंसेंट्रिक सिस्टम होता है तो मैंने आपको इसका पोटेंशियल निकालना सिखाया है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल निकाल करके उसको जीरो बराबर कर सकते हैं। दीज आर वी हैव दीज डिफरेंट इक्वेशंस। अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो अननोन्स कितने हैं हमारे पास? कितने अननोन्स है भाई हमारे पास? Q3 Q4 Q5 Q6 दीज आर अननोन्स। और हर अननोन के लिए हमारे पास देखो एक इक्वेशन है, तो ओवरऑल इक्वेशंस भी हमारे पास कितनी हैं? देखो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन और ये चौथी इक्वेशन। सो वी हैव 4 अननोन्स एज वेल एज 4 इक्वेशंस, सो वी कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन होगा वी कैन सॉल्व इट। बात समझ में आ रही है आपको? अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू रिजल्ट आपने क्या निकाला, तो मैं उन सारे रिजल्ट्स को
पॉइंट आउट करना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में ये रिजल्ट्स हमेशा रहें, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट मैंने क्या निकाला है, ध्यान से देखिए और लिखते भी जाइएगा। नेट चार्ज इनसाइड अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉन इन एनी शेल इज 0। गॉसियन सरफेस कोई भी अगर आप बना रहे हो किसी भी शेल के अंदर, तो उसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर की शेल्स हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पोटेंशियल ऑफ अर्थड कंडक्टर इज 0। अर्थ कंडक्टर कोई अगर है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 0 होगा। थर्ड ये है, इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, they have सेम पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर मैं किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को एक लाइन से या एक किसी वायर से, अगर मैं कंडक्टिंग वायर से अगर जोड़ देता हूं, तो उसका जो पोटेंशियल होता है बेटा वो सेम हो जाता है। दैट वुड हैव सेम पोटेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, चार्ज remains constant in a conductor except that which is earthed। जिसको अर्थ कर दिया गया है उसको छोड़कर जो भी कंडक्टर है उसका चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, जो मैंने बोला था ना Q5 प्लस Q6 इज इक्वल टू Q2, तो उसी वजह से बोला था। अगला रिजल्ट आपको यहां से क्या मिल रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस appear on opposite faces। जो opposite faces हैं उन पर जो चार्ज होगा that will be always equal and opposite। So these are the results which we got here। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। So this chapter is completed। next class में we will start next chapter, that is capacitor। ठीक, कैपेसिटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिए और बहुत जल्दी मैं इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व करूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, और इसके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में आए हैं, आपके सीबीएसई के एग्जाम में आए हैं, नीट में आए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज चैप्टर्स ऑल्सो। क्लियर। ये जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज अबाउट टू बी ओवर आफ्टर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद ही वो ओवर होगा। बड़ा यूनिट होता है, मेजर यूनिट होता है, स्टार्टिंग का यूनिट होता है, इस वजह से हम लोग बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों की ड्यूटी भी है कि आप लोग इसको बहुत मन लगाकर पढ़ें। कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू गाइज, टेक केयर।